हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज मैं आपको नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करा रही हूँ, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपकी थर्ड यूनिट है, वो मैं स्टार्ट करा रही हूँ। अब इसमें देखो, सबसे पहले आप लोग सेल के बारे में जानते ही हो, कोशिका या सेल के बारे में। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो डेफिनेशन क्या है कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल। अब संरचनात्मक मतलब कि ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए। फिर क्रियात्मक या फंक्शनल मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं इसके अंदर होती है, इसलिए अपन इसको संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, इसको कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद में देखो कुछ चीज़ें हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान आपसे कहा जाता है, तो आपको पता ही है कि जिस ब्रांच में अपन सेल की स्टडी करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अब ये तो मेन है, बाकी अपन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल है, जेनेटिक्स है, बायोफिजिक्स है, तो आजकल इतनी सारी ब्रांचेज हैं सेल से रिलेटेड, तो उनका सबका अपन स्टडी इसके अंदर करते हैं। फिर इसकी भी बहुत बहुत ब्रांचेज हैं। जैसे आपने 9-10 में देखा साइंस, तो साइंस में आपके फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। लेकिन अब आप 11th में आ गए तो तीनों सब्जेक्ट अलग हो गए। फिर आप आगे जाओगे कॉलेज वगैरह में, 12th के बाद में, तो आपकी ये जो बायोलॉजी है ये भी जो है डिवाइड हो जाएगी। बॉटनी अलग पढ़ोगे, जूलॉजी अलग पढ़ोगे। तो इसी तरीके से जो सेल बायोलॉजी है, इस सेल बायोलॉजी में भी अपन बहुत सारी ब्रांचेज लेके चलते हैं। अब देखो अपने पास में दूसरा है इसमें डिस्कवरी ऑफ सेल या कोशिका की खोज। हालांकि आपने खूब पढ़ लिया, लेकिन अब जरूरी है इन चीज़ों को बताना। देखो सबसे पहले अब ये ध्यान आपको रखना है कि जो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि किसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी है, तो आप क्या कहोगे, रॉबर्ट हुक ने। और किसमें की थी, 1665 में। ये खुद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहे थे, और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या करा कि जो एक पहले जो बोतल होती थी उस पर कॉर्क लगा होता था, तो उस कॉर्क को इन्होंने पतला सा काटा, और काटने के बाद में उसमें इन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसे ही इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, और इन ब्लॉक्स को इन्होंने नाम दिया सेलुला। तो फिर बाद में इसको सेल या कोशिका जैसे हम कहते हैं वो नाम इसका पड़ गया। लेकिन इन्होंने जो देखा था वो क्या देखी थी, डेड, मृत कोशिका देखी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर सिंपल आती है तब तो आप रॉबर्ट हुक का नाम लेते हो, लेकिन अगर लिविंग आती है तब आप जाके दूसरे साइंटिस्ट का नाम लोगे। तो एक तो इनका ध्यान आ गया कि कॉर्क में देखा था, फिर इन्होंने सेलुला नाम दिया था, और इन्होंने एक जो बुक लिखी थी उस बुक का भी कभी कभी नाम आ जाता है, तो वह है माइक्रोग्राफिया। तो ये माइक्रोग्राफिया इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर इन्होंने इसका जो है बताया कि किस तरीके, क्योंकि एक्चुअली ये माइक्रोस्कोप बना रहे थे और उसमें इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद में हमारे पास में दूसरा नाम है एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में जो है लिविंग या जीवित कोशिका को देखा था, और इन्होंने ये भी जो है माइक्रोस्कोप बना रहे थे और उसमें इन्होंने देखा था, और इन्होंने इसका नाम दिया था एनिमल क्यूल। तो लिविंग सेल थी इन्होंने, तो इसलिए अगर लिविंग सेल की डिस्कवरी का नाम आता है तो हम किसका नाम देंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और अगर हम ईयर देखते हैं तो 1674 में। उसके बाद में देखो बहुत सारी डिस्कवरीज वगैरह हैं इसमें, जैसे फोंटाना है तो उन्होंने न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी करी, रॉबर्ट ब्राउन है तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, फिर स्लीडेनस्वेन है तो इन्होंने सेल थ्योरी दी, फिर परकिंजे है तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया,
जबकि पहले इसको डुज़ाइन ने नाम दिया था सारकोट। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ डिस्कवरीज हैं। फिर उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो है, इन्होंने जो नया न्यू सेल थ्योरी दी थी। फिर कॉलिकर है, उन्होंने साइटोप्लाज्म को जो है पहले तो क्या नाम दिया गया था, प्रोटोप्लाज्म, फिर इन्होंने इसको साइटोप्लाज्म नाम दिया। फिर उसके बाद में जो है डब्ल्यू वोल्डेर है, इन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया। फिर टी वॉवेरी, इन्होंने सेंट्रोसोम की डिस्कवरी करी। तो इस तरह से जो है बहुत सारी डिस्कवरीज है। अपन जब एक एक चीज पढ़ेंगे तब इसको और ज्यादा, जैसे अल्टमॉन है तो उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडा है तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियन नाम दिया। सी गोल्जी है तो इन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है गोल्जी बॉडी जिसे अपन बोलते हैं उसको करा। फिर अल्टमैन ने न्यूक्लिक अम्ल है उसको यूज किया था। तो इसमें इस तरीके से बहुत सारी डिस्कवरीज है। तो वो अपन जब एक एक चीज करेंगे तब यहाँ करेंगे, अभी अपन इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। और ये किसने दी थी, स्लेडन और स्वान ने। ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने इसको कोशिका सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कहा था कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और सेल एक क्या है, बेसिक यूनिट है, इसलिए चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे फंक्शनल हो, वो सारी जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस किसके अंदर होते हैं, इसी के अंदर होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में के नेगेली, इन्होंने जो है थोड़ा सा इसमें और चेंज किया और इन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। एकदम से कोई ये नहीं कि एकदम से कोई कोशिका बन जाए या सेल बन जाए। तो इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स बाय प्री एक्साइटिंग सेल्स। तो जो नई सेल्स बनेंगी वो पहले से जो सेल्स हैं उनसे इनका डेवलपमेंट होगा। फिर रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने 1855 में और थोड़ी सी चीज़ों को इन्होंने डाला कि इनके अनुसार भी यही था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उसके लिए हमें कुछ गैमेट्स, जैसे अपन अगर लिविंग लैंगिक उसकी देखें सेक्सुअल की, तो अपने को पता है कि शुक्राणु और अंडा जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके नई सेल बनती है या नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इन्होंने कुछ चीज़ों को इसमें और चीज़ों को डाला। तो जो पुराना सेल थ्योरी था वो सेल थ्योरी तो किसने दिया था, स्लीडन और स्वान ने। और जो नया था वो किसने दिया था, विर्चो, परकिंजे, नेगली और वन मॉल ने। अब देखो जो अगर अपन वैसे पुराने कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं थ्योरी की, तो इन्होंने जो स्लीडन और स्वान ने दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि सब जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। फिर सेल एक क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फिर उसके बाद में कि सारी जो सेल्स हैं वो अपना फ्री काम करती हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इन्होंने कुछ दिए थे। लेकिन फिर उसके बाद में जो आधुनिक या मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी जो विर्चो, परकिंजे, नेगले और वॉलमॉल ने दिए थी, तो उन्होंने ये तो कहा था कि सबका शरीर कोशिका या कोशिका से संबंधित चीज़ों से बना होता है। फिर इन्होंने कहा था कि इसकी जितनी भी चाहे आप संरचनात्मक कहो, चाहे कार्यात्मक कहो या कार्यकी की कहो, या और भी कई चीज़ें जैसे कि जेनेटिक हेरिडिटी यूनिट है, वो सब भी इसमें उपस्थित होते हैं और इन्हीं की सहायता से जो वेरिएशन है वो यहाँ पर आता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इस जो सेल थ्योरी है उसका कुछ अपवाद रहे, कुछ क्या कहना चाहिए एक्सेप्शन रहे, और उसमें बेस्ट है वायरस को इन्होंने ये मान के चलिए कि इस वायरस की जो भी थ्योरी है वो यहाँ पर फिट नहीं होती है। क्योंकि सबसे पहली बात तो कि वायरस में खुद में जो है डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, जब ये किसी दूसरी सेल के अंदर होता है तभी ये करता है। फिर इसके बाद में इसमें केवल केंद्रकीय पदार्थ है, केंद्रकीय अम्ल है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वायरस
इस सेल सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अब अपन थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा डिटेल नहीं करना है, कुछ अपन डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो यहाँ पे हालांकि आप 9th वगैरह में बहुत कर चुके हो तो इतनी डिटेल की जरूरत यहाँ पर है नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें छोटी वैक्यूल होती है, जबकि प्लांट सेल्स में बड़ी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। फिर अगर अपन लवक की बात करें, प्लास्टिड की बात करें, तो एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड नहीं होती है, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होती है जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करती है। फिर उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट है कि एनिमल में जो रिजर्व फूड होता है, संचित भोजन होता है, वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है, जबकि इसमें जो प्लांट सेल है उसमें स्टार्च के रूप में होता है। फिर उसके बाद में अगर अपन सेल डिवीजन की देखें तो जो एनिमल सेल है उसमें नोच बनती है। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल मेम्ब्रेन का जो या सेल वॉल का जो निर्माण होता है, तो उसमें एनिमल सेल में तो किसमें होता है, खांच विधि यानी नोच मेथड द्वारा, और प्लांट सेल में किसमें होता है, पट्ट द्वारा यानी प्लेट उसमें बनती है जिससे उसका निर्माण होता है। फिर अगर अपन प्लाज्मोडेस्माटा का देखें तो प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे छेदों में पाए जाते हैं जिससे कि जो भी चीजें उनको ट्रांसफर किया जाता है। जबकि अगर एनिमल सेल की देखते हैं तो इसमें पाए तो जाते हैं लेकिन उनको नाम क्या दिया जाता है, डेस्मोसोम या प्रोटोप्लाज्म फाइबर्स। तो इस तरीके से जो है कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, तो इसलिए अपने को ज्यादा यहाँ पे जरूरत इसकी नहीं है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, अब अपने को देखना है कि अगर अपन टाइप्स में देखें तो दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक जिसे बोलते हैं असीमी केंद्र की, और एक होती है यूकैरियोटिक जिसे हम बोलते हैं ससीम केंद्र कोशिकाएं। तो इसमें अपन जब केवल पहले प्रोकैरियोटिक देख लेते हैं तो जो चीजें प्रोकैरियोट है उस हिसाब से वो डिफरेंसेस में भी आ जाएगी। तो अपने को तो अभी केवल यही ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अपने पास में बैक्टीरिया, तो इसीलिए मैंने आपको ये बैक्टीरिया की सेल दिखा रही हूँ। बाकी जीवाणु के साथ साथ में नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा भी है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक में। अब अगर अपन थोड़े से देखें तो इसमें सबसे चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब इसमें माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी होगा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में। फिर यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केवल जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, और उसके चारों तरफ जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है या बंधा हुआ नहीं होता है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि इसमें केंद्रक है वो विकसित प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखो कि इसमें मेन डीएनए के साथ साथ, मुख्य डीएनए के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, और ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जो एक्स्ट्रा डीएनए या जो अतिरिक्त डीएनए है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी अभी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो उस बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो कि जो डीएनए है, ये डीएनए क्योंकि किसी केंद्रक में बंधे हुए नहीं है तो आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एपिसोम्स। और इस एपिसोम की जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था, जैकब और वॉलमैन ने। तो ये कभी कभी आ जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो इसमें आपको तीन चीजें सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई देंगी। सबसे पहले बाहर की तरफ
जो एक बाह्य परत होती है जिसे अवपंक परत भी कहते हैं, और एक नाम और है ग्लाइको कैलेक्स, जो अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी दिया था ये। तो सबसे बाहर की तरफ एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं ग्लाइको कैलेक्स, और ये जो है बहुत एक चिपचिपा सा म्यूसिलेज आवरण या कवरिंग पाई जाती है, और इसमें क्या उपस्थित होते हैं, इसमें होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और ये थोड़ी सी बहुत नाजुक सी या ढीली सी जो है मेम्ब्रेन होती है, और कुछ में जो है इसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो फिर ये नाइट्रोजन होने के कारण ये थोड़ी सी कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिसे हम कैप्सूल या संपुटिका कहते हैं। और ये जो संपुटिका है, ये संपुटिका जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको एडवर्स कंडीशन में, यानी कि विपरीत कंडीशन में मरने से या मृत होने से बचाती है। फिर उसके बाद में देखो दूसरा जो है हमारे पास में सेल वॉल है, और ये जो सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा दृढ़ होती है, रिजिड होती है, और इसलिए होती है क्योंकि ये आकृति को बनाए रखे। अगर ये रिजिड नहीं होगी तो ये सेल कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ढीली ढाली सी हो जाएगी। फिर उसके बाद में देखो ये जो इसका निर्माण होता है वो किससे होता है, म्यूरिन, ये ध्यान रख लेना आप लोग, कई बार आता है, तो म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन, तो इससे ये बना हुआ होता है। फिर थर्ड जो पार्ट है इसका क्या है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये पतली सी होती है, आपको दिख भी रही है, और ये सेमी परमेबल है, और इसमें जो है बाहर से अंदर आने का जो है ट्रांसफर होता रहता है, जो भी सामान लाना है करना है। और अगर हम देखें तो ये किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। इसी में कुछ अंतर्वलन पाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो आउट ग्रोथ पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स, और ये मीजोसोम जो है आप इसको इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे सेल वॉल भी बनाते हैं, डीएनए का भी निर्माण में सहायक होते हैं, कोशिका विभाजन में भी सहायक होते हैं। फिर इनमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वो एंजाइम जो है रेस्पिरेशन में भी काम में आते हैं, इसलिए हम मेसोसोम्स को एक तरीके से प्रोकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और इनकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, फिट्जजेम्स ने, तो ये थोड़ा सा यहाँ इम्पोर्टेंट है। फिर एक चीज़ और यहाँ पे रह जाती है, वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपने पढ़े हैं, तो राइबोसोम जो है यहाँ पर सबसे पहली बात तो 70S प्रकार के 70S प्रकार के होते हैं, जिसकी 2 इकाई होती हैं, उप इकाइयाँ 50S और 30S। तो यह जब अपन डिटेल में राइबोसोम पढ़ेंगे तब इसकी स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगी। उसके अलावा जो इसकी सेल है, इसके अंदर आपको कुछ फॉस्फेट कण मिलेंगे, कुछ साइनोफाइसिन है, ग्लाइकोजन है, तो ये कुछ इसमें आपको कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में कुछ यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको कलर या पिगमेंट मिलेंगे, जिससे कि ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करते हैं। तो ये आज थोड़ा सा मैं इतना ही आपको करा रही हूँ। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेल, और सेल की एक एक चीज़ अपन डिटेल में लेते हुए चलेंगे, ताकि आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। अब ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी मैं रेफरेंस बुक से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको और भी इजीली समझ में आ जाए। और फिर भी अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं आ रही समझ में, तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।